नमस्कार के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। देखते हैं देश विदेश की अब तक की बड़ी खबरें। एक नजर हेडलाइंस पे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से पूरी दुनिया परेशान। विदेशों में रहने वाले अफगानी भी चिंतित नजर आए। प्रधानमंत्री हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम में ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचार लोगों के साथ साझा करते हैं। भारत में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। देश में बीते 24 घंटों में 45,000 नए कोरोना के मामले सामने आए। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर समारोह के मौके पर विद्यार्थियों के लिए बड़ी घोषणा की। अब व्हाट्सएप यूजर्स के लिए राहत भरी खबर मिल रही है। कंपनी कथित तौर पर जल्द ही एक नया अपडेट जारी करेगी। खबरें विस्तार से देखें तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से पूरी दुनिया परेशान नजर आ रही है। तालिबान के यहां पर कब्जे के बाद से सबसे बुरी स्थिति में अफगानिस्तान में रहने वाले लोग तो हैं, लेकिन इनके दर्द से जो सबसे अधिक करीब है वो भी हालातों से परेशान है। ये वो लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं। इनको न सिर्फ अपने देश की चिंता है बल्कि अपने परिजन, जानकार और सगे संबंधियों की भी चिंता सता रही है। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद से हजारों की संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट के बाहर इस उम्मीद में जमा थे कि उन्हें कोई विमान सुरक्षित बाहर निकाल लेगा। इन लोगों के अंदर तालिबान के प्रति डर का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आतंकवादी हमलों का अलर्ट होने के बाद भी ये लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। 15 अगस्त जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था, तब से ही विदेश में रहने वाले अफगानिस्तान को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। इन लोगों की मांग है कि विश्व बिरादरी एकजुट होकर तालिबान को खत्म करे और अफगानियों की रक्षा करे। कई जगहों पर इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अमेरिका ने 2 दशक के बाद अफगानियों को बीच मझधार में तालिबान के हवाले छोड़ दिया है। इस तरह के प्रदर्शन और सेव अफगानिस्तान की मांग करने वाले केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि ग्रीस, कनाडा और की सड़कों पर भी उतरे हुए हैं। कनाडा के ओंटारियो में सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर विश्व बिरादरी से ये मांग की कि तालिबान के हाथों से अफगानिस्तान को बचाया जाए। इन लोगों के हाथों में अफगानिस्तान के झंडे के अलावा बड़े बड़े बैनर और पोस्टर भी नजर आए थे। इनमें बड़ी संख्या में वहां बसे अफगानियों भी थे जो अपने परिजनों और सगे संबंधियों को लेकर चिंता में दिखे। इनमें अधिकतर युवा थे। इसके अलावा कनाडा में रहने वाले दूसरे विदेशी नागरिकों ने भी इस मोर्चे में हिस्सा लिया। इसी तरह से अमेरिका में न्यूयॉर्क की सड़कों पर हजारों की तादाद में लोग उतरकर दुनिया में अफगानिस्तान को बचाने की अपील की। अफगानिस्तान के बड़े बड़े झंडे, बैनर, प्ले कार्ड और पास्तों में लिखा हुआ था, लेकिन अपनी बात रखी हाथों में बैनर लिए ये लोग मांग कर रहे थे कि अफगानिस्तान से लगती सीमाओं को खोला जाए जिससे अफगानी शरणार्थी इन देशों में जा सके। इनकी ये भी मांग रही थी कि अफगान और अफगानिस्तान को बचाने के लिए दुनिया के देश के सामने आए और पूरी कवायद करे। कनाडा की तरफ से न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतरने वालों में से अफगान नागरिकों की संख्या सबसे अधिक रही। इनमें से कुछ यहाँ पर पढ़ाई करने वाले थे तो कुछ वर्षों पहले देश को छोड़कर अफगान के नागरिक हुए थे। कई सारे छोटे बच्चे भी उनमें शामिल थे। इन बच्चों के हाथ में प्ले कार्ड तस्वीरें थी जो तालिबान की क्रूरता को बयां कर रही थी। इन्होंने अपने हाथों में जो प्ले कार्ड और बैनर ले रखे थे उन पर लिखा था कि वहां पर हत्याएं बंद होनी चाहिए। उनके हाथों में अफगानिस्तान के झंडे भी थे और साथ ही माइक पर अपनी मांग दुनिया के सामने रख रहे थे। नीदरलैंड्स में भी इस तरीके का प्रदर्शन दिखा। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्स में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अफगानिस्तान के विशाल झंडों के साथ में प्रदर्शन किया और अफगानिस्तान को तालिबान के चंगुल से छुड़ाने की मांग की। ये लोग मांग कर रहे थे कि अफगानिस्तान को सामान्य स्थिति की तरफ अग्रसर करने में मदद की जानी चाहिए। इसी के अलावा इन लोगों की मांग थी कि अफगानिस्तान के खिलाफ चलाए जा रहे
द्वंद्व युद्ध को भी खत्म कर दिया जाए। तुर्की में भी इसी तरह की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। हाथों में अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के बैनर और प्ले कार्ड थे। आपको बता दें कि तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट के संचालन के लिए तालिबान को तकनीकी मदद देने पर काफी हद तक सहमति दी थी। इसकी अपील तुर्की से तालिबान की ही थी। हालांकि तालिबान ने यह भी साफ कह दिया है कि उसे तुर्की की सेना की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में जरिए राष्ट्र को संबोधित किया था। वह कार्यक्रम का 18वां संस्करण था। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ रहे मामलों पर चिंता व्यक्त की थी और अफगानिस्तान में चल रहे संकट पर भी बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम में ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचार लोगों के साथ साझा करते हैं। मन की बात कार्यक्रम में इस बार प्रधानमंत्री ने मोबाइल ऐप से भी प्रसारित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कार्यालय और एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी दिखा गया, जिसमें पीएम मोदी ने देशवासियों से इस मन की बात से सुझाव मांगे थे। भारत में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। जारी हुए ताजे आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 45,000 मामलों के साथ 460 लोगों की जानें गई है। वहीं 45 नए मरीज ठीक भी हुए। फिलहाल कुल सक्रिय मामलों की संख्या 3,68,000 तक है। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट 99% तक पहुंच चुका है। वहीं केरल में दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। यहां पर पिछले 5 दिनों से लगातार 45,000 के करीब मामले दर्ज किए जा रहे हैं। आलम यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को नाइट कर्फ्यू लगाने पर मजबूर होना पड़ा। बता दें कि लगातार चौथा दिन है जब देश में 40,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। इससे पहले गुरुवार को 46,000, शुक्रवार को 44,508 और शनिवार को 46,000 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए थे। देश भर में कोरोना मामले बढ़ने का मुख्य कारण केरल में है, क्योंकि केरल में लगातार चौथे दिन शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 30,000 से अधिक नए मामले सामने आए। केरल के अलावा महाराष्ट्र, मिजोरम, तमिलनाडु व कर्नाटक में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना दिशा निर्देश की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई। केंद्र ने त्योहारी सीजन में राज्यों से अतिरिक्त निगरानी एवं सतर्कता बरतने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो 28 अगस्त तक देश भर में 63,09,17,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिन 73.85 लाख नए टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि अब तक 51 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना का टेस्ट करा चुके हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की छात्र परिषद की स्थापना दिवस के समारोह के मौके पर विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी घोषणा की। ममता ने कहा कि अब हर साल 500 छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री कार्यालय में इंटर्न के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह नियुक्ति 1 साल के लिए होगी। उन्होंने कहा कि 1 साल पूरा होने बाद छात्र को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। यह प्रशस्ति पत्र भविष्य में छात्र को नौकरी आदि में काम आएगा। समारोह का संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटर्न के तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्त होने वाले ये छात्र विकास से जुड़े विभिन्न कार्यों को देखेंगे। उन्हें विकास कार्यों को देखने के लिए फील्ड में भी भेजा जाएगा। इससे उन्हें जमीनी अनुभव का भी पता चलेगा। ममता ने इसी दौरान कहा कि छात्र छात्राएं व युवा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। छात्रों ने कहा अच्छा मनुष्य बनने का आह्वान किया। इस मौके पर ममता ने दुर्गा पूजा के बाद राज्य में स्कूल कॉलेजों को फिर से खोलने की बात भी दोहराई थी। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो लंबे समय से बंद
स्कूल कॉलेज फिर से खोल दिए जाएंगे। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते काफी समय से स्कूल व कॉलेज बंद है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजनीति में छात्रों की भागीदारी पर भी जोर दिया। तृणमूल छात्र परिषद की स्थापना दिवस के मौके पर अपने संबोधन में ममता ने कहा कि पिछले 10 से 15 सालों में छात्र राजनीति में उस तरह से आगे नहीं आए। राजनीति को सेवा का स्थान बनने दें। ये छात्रों और शिक्षकों के बिना नहीं किया जा सकता। क्या आप जानते हैं कि मैं आज भी क्यों लड़ रही हूँ? मुझे लगता है कि सत्ता में आने पर चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। ममता ने कहा कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि छात्र भविष्य की संपत्ति है। भाजपा छात्र को दबा देती है। भाजपा सरकारी कर्मचारी को चुप करा रही है। 18 साल का मतलब कोई बाधा नहीं दिया जाना चाहिए। लालच के आगे न झुके। हमें बेहतर इंसान बनने के लिए आगे बढ़ना होगा। मैं चाहती हूँ कि बंगाल के छात्र रास्ता दिखाए। जिनके भी कॉलेज और विश्वविद्यालय है उनके साथ समन्वय करें। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक राहत भरी नई खबर मिल रही है। कंपनी कथित तौर पर जल्द ही एक नया अपडेट जारी करेगी जो यूजर्स के लिए अपनी नई प्राइवेसी टर्म्स को ऑप्शनल बना देगा। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूजर्स को नई प्राइवेसी टर्म्स को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। साथ ही नई पॉलिसी को रिजेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलेगा। व्हाट्सएप फंक्शंस को सीमित नहीं करेगा। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि ये लोग क्लाउड प्रोवाइडर का इस्तेमाल करने वाले व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट को मैसेज देना चाहते हैं। उन्हें नई टर्म्स ऑफ सर्विस को रिव्यू करने और उन्हें एक्सेप्ट करने की जरूरत होगी। जो यूजर्स बिजनेस अकाउंट से इंटरैक्ट नहीं करते हैं उन्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस अपडेट से जुड़ा एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जाएगा जो दिखाता है कि जब कोई यूजर्स बिजनेस अकाउंट को मैसेज भेजने का प्रयास करेगा तो ऐप नए टर्म्स और सर्विस पेश करेगा। मैसेज में कहा गया कि व्हाट्सएप ने हाल ही में अपनी टर्म्स और प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट कर ली है। बिजनेस चैट मैनेज करने के लिए फेसबुक कंपनी का एक सिक्योर सर्विस का इस्तेमाल करता है। बिजनेस के साथ चैट करने के लिए व्हाट्सएप अपडेट को रिव्यू करें और उसे एक्सेप्ट करें। यूजर्स को नॉट नाउ और रिव्यू सहित 2 ऑप्शन भी दिखाई देंगे। रिपोर्ट में दावा हुआ है कि मैसेजिंग ऐप बहुत जल्द ही घोषणा करने की योजना बना रही है और वह एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए व्हाट्सएप बीटा पर एक अपडेट जारी करेगा। फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने पहली बार इस साल जनवरी में फेसबुक प्रोडक्ट में इंटीग्रेटेड सर्विस प्रदान करने के लिए अपनी नई टर्म्स ऑफ सर्विस की घोषणा की थी। इससे पहले कंपनी ने इस साल की शुरुआत में अपने नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर नए नियम लागू किए थे, जिस पर कंपनी ने पॉलिसी को स्वीकार न करने पर यूजर्स के अकाउंट को बंद करने की वार्निंग भी दी थी, जिसकी वजह से व्हाट्सएप को अब तक काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। इससे बहुत सारे यूजर्स सिंगल और टेलीग्राम जैसे ऐप पर स्विच करने लगे थे। मैसेजिंग सर्विस ने बाद में कहा कि जो लोग नई पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं वे ऐप भी सभी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए व्हाट्सएप की तब भारी आलोचना भी हुई थी। इसलिए सेवा में सभी सुविधाओं तक प्रदान करने का फैसला लिया गया, भले ही लोग शर्तों का स्वीकार ना करें। वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत मिलते हैं। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जल्पा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है,
मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। 1 सितंबर से कुछ नए बदलाव बिजनेस में आने वाले हैं। जीएसटी R1 में जिन्होंने जीएसटी R1 नहीं भर पाया, वो कंपनी किसी महीने का जीएसटी R1 उसके अगले महीने के 11वें दिन तक दाखिल करती है। जीएसटी RB के अगले महीने तक 20 से 24 दिन के अंदर वो भुगतान करना होगा। आरबीआई ने 1 जनवरी 2020 से चेक जारी करने का नियम भी बदला है, जिसमें ज्यादातर बैंकों ने आरबीआई के पॉजिटिविटी पे सिस्टम को अपना लिया है। अब 1 सितंबर से एक्सिस बैंक इन नए नियमों को अपने यहाँ लागू करेगा। गैस सिलेंडर के लिए भी नए नियम लागू होंगे। इसी के तहत ग्राहक को बड़ी रकम का चेक जारी करने से पहले बैंक को बताना होगा। ये चेक फ्रॉड रोकने की दिशा में उठाया गया कदम है। देश के बड़े सरकारी बैंकों में एक पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट पर ब्याज दर में भी कटौती की है। ये ब्याज दर पहले के मुताबिक 2.90% सालाना हो जाएगा। नई ब्याज दर पीएनबी के मौजूदा और नए बचत खातों पर लगेगी। मौजूदा ग्राहकों को पीएनबी बचत खाते पर 3% सालाना ब्याज पहले मिलता था। ईपीएफओ ने 1 जून 2021 को नया नियम बनाया। उसके तहत हर एक कर्मचारी के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आधार से लिंक करना अनिवार्य है। बाद ही में तारीख 31 अगस्त कर दी गई थी। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट सीए मनीष कुमार गुप्ता की माने तो 1 सितंबर से कर्मचारी का पीएफ कटेगा, लेकिन नियोक्ता का अंशदान सिर्फ उन्हीं कर्मचारी को जमा हो पाएगा जिनका पीएफ अकाउंट आधार से जुड़ा होगा। ऐसे में कर्मचारी का एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस अर्थात ईडीएलआई का प्रीमियम भी जमा नहीं हो पाएगा। वह व्यक्ति बीमा कवर की भी बाहर हो जाएगा। बता दें कि ईडीएलआई के तहत पीएफ खाता इंश्योर्ड होता है और उस पर कर्मचारी के साथ अनहोनी पर अधिकतम 7 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। वहीं अभी ट्रेनों में भी स्पेशल ट्रेनों के फेरों में बढ़ोतरी की जा सकती है। त्योहारों पे मद्देनजर रखते हुए डिमांड के हिसाब से छठ पूजा के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। एलपीजी सिलेंडर के रेट का हर 15 दिन पर रिवीजन होता है। 1 सितंबर को भी तेल कंपनियां इस रेट की समीक्षा करेगी। जुलाई और अगस्त में ही तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी की थी। खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं उत्तर दिल्ली नगर निगम 6 अस्पताल एवं एक मेडिकल कॉलेज को केंद्र सरकार को सौंप सकता है। इस संबंध में निगम के आगामी स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव आ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निगम कर्मचारियों के वेतन के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए निगम को निर्देश दिया था कि वह अस्पतालों को केंद्र सरकार या राज्य की सरकार को सौंपने पर निर्णय ले। हालांकि दिल्ली सरकार ने भी स्वयं निगम को यह प्रस्ताव दिया था, लेकिन निगम अब केंद्र सरकार को सौंपने का फैसला ले सकता है। निगम द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है उसमें फिलहाल केंद्र सरकार को ही इन अस्पताल को सौंपने की बात की गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले वर्ष 2018 में तत्कालीन निगम आयुक्त मधु व्यास इस प्रस्ताव को स्थायी समिति में लेकर आए थे, जिनमें उन्होंने तर्क दिया था कि निगम कर्मचारियों का समय से वेतन देना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में निगम इन अस्पतालों को अगर केंद्र को सौंप देगा तो इन अस्पतालों पर होने वाले खर्च को कम कर सकता है। निगम आयुक्त ने बताया कि निगम बजट का 60% हिस्सा इन अस्पतालों के संचालन पर ही कट होता है। अध्यक्ष तिलक राज कटारिया ने इस प्रस्ताव को वापस निगमायुक्त को भेज दिया। कर्मचारी के वेतन के मुद्दे पर एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने निगम को दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार को उन अस्पताल को सौंपने पर निर्णय लेने का आदेश जुलाई माह में दिया था। इन अस्पतालों में 5000 डॉक्टर एवं कर्मी कार्यरत है। स्थायी समिति उत्तरी निगम के अध्यक्ष जोगीराम जैन ने बताया कि विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है। अभी फिलहाल हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। जो भी फैसला होगा स्थायी समिति की बैठक में लिया जाएगा। एक्टर जैकी श्रॉफ ने अपनी आने वाली फिल्म द इंटरव्यू नाइट ऑफ 6011 में इंटीमेट सीन के शूटिंग के बारे में बात की। जैकी श्रॉफ ने कहा कि यह वास्तव में शर्मिंदा है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह एक अभिनेता के रूप में उनकी जॉब का हिस्सा था और अगर भूमिका की मांग है तो दृश्य को प्रभावी दिखा ही देना चाहिए। द इंटरव्यू में जैकी ने एक बार रिपोर्ट की भूमिका निभाई थी, जिसे एक बॉलीवुड स्टार के इंटरव्यू करने के लिए कहा जाता है। उसे पता चलता है कि उसके लिए आंख मिलाने के अलावा और बहुत कुछ है। ये फिल्म डच फिल्म द इंटरव्यू की रीमेक है।
फिल्म में दिखाए गए दृश्यों की शूटिंग के बारे में बॉलीवुड हंगामा से बात हुई थी। जैकी ने कहा कि मैं शर्मिंदा था, मैं वास्तव में शर्मिंदा था। आगे दिग्गज एक्टर ने बताया कि इतने सारे लोग आपको बिना पलक देखे कैमरे पर देख रहे थे, डायरेक्टर भी देख रहे थे, असिस्टेंट भी आपको देख रहे थे। अगर फिल्म में कहानी की डिमांड है तो ऐसा करना जरूरी था। जैकी साल की कई प्रोजेक्ट में नजर आ चुके हैं। उन्हें आखिर बार प्रभुदेवा की राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में पुलिस अधिकारी के रूप में देखा गया था। फिल्म में सलमान खान, दिशा पटनी, रणदीप हुड्डा भी थे। इससे पहले उन्होंने आदार जैन के साथ हेलो चार्ली में भी अभिनय किया था। सुनील शेट्टी के साथ डांस दीवाने 3 में वो विशेष अतिथि के रूप में भी दिखाई दिए थे। एसएससी जीडी कांस्टेबल के पदों पर आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अहम खबर मिली है। इसके अलावा अनुसार कर्मचारी चयन आयोग आगामी 31 अगस्त 2021 को 25,271 के ज्यादा पदों के लिए निकाली कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद कर देगा। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और तब अभी तक नहीं कर पाए, वे आधिकारिक पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले आयोग ने इसके संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं कि असम राइफल्स परीक्षा 2021 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एनआईए, एसएफएस और राइफलमैन में कांस्टेबल के पदों पर आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार अभ्यर्थी लास्ट डेट का इंतजार न करें, बल्कि अंतिम समय से पहले ही अप्लाई कर सकते हैं। एसएसजीडी कांस्टेबल परीक्षा तिथि बाद में घोषित होगी। एसएसजीडी कांस्टेबल आंसर की तिथि बाद में घोषित की जाएगी, भारतीय आधार पर भरी जाएगी, जबकि अन्य सभी सीएफपी में रिक्ति विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भरी जाएगी। एसएसजीडी कांस्टेबल 2021 के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफलें खरीदने के लिए रूस के साथ एक करार किया है। सेना एक मेगा इन्फेंट्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम में लागू कर रही है, जिसके तहत बड़ी संख्या में लाइट मशीन गन, बैटल कार्बाइन, आस्टाल राइफलों की खरीदी की जा सकती है, ताकि पुराने और अप्रचलित हथियारों को बदला जा सके। इसके तहत भारतीय वायुसेना के जवानों को इंसास राइफलों की जगह आधुनिक AK-103 राइफल दी जाएगी। नौसेना के मरीन कमांडो पहले से ही AK-103 राइफलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कश्मीर घाटी के बुलवर जिले में तैनाती के दौरान वे आतंकियों के खिलाफ इस आधुनिक हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। AK-103 राइफल AK-47 का हल्का और ज्यादा सुरक्षित अपग्रेडेड वर्जन है। यह आधुनिक खूबियों के साथ लैस बेसिक इन्फेंट्री के असॉल्ट राइफल है। इसकी मैगजीन में 30 बुलेट लोड हो सकती है। ऐसे सीरीज की राइफल के विभिन्न पुराने वर्जन की मैगजीन भी इसमें काम कर सकती है। इसमें टेलीस्कोप और नाइट विजन के साथ ही चाकू और ग्रेनेड लॉन्चर भी है। इसके 1 मिनट में 650 राउंड तक फायरिंग की जा सकती है। यह ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक मोड पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है, ज्यादा सुरक्षित है, 5000 मीटर की रेंज तक निशाना साध सकती है। वायुसेना को फिलहाल 1.5 लाख नई असॉल्ट राइफल की जरूरत है। फिलहाल वक्त हो चला है विराम का। विराम के बाद फिर मिलते हैं। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद एक बार फिर के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़े तो कश्मीर के अरहल बल में
2 से 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले जीवाश्म स्थल का पता चला। कहा जा रहा है कि ये जीवाश्म 40 करोड़ वर्ष या फिर उससे भी पुराने हो सकते हैं। इस जीवाश्म स्थल की खोज अचानक हुई और यह भी बायोलॉजी के 2 लेक्चरर ने की है। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग में बतौर लेक्चरर कार्यरत मंजूर जावेद और डॉक्टर रौफ हमजा घर से औषधीय पोजों की खोज में निकले थे, लेकिन जीवाश्म खोज लाए। यह जीवाश्म स्थल दक्षिण कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अहरबल में जलप्रपात से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व वतन के रास्ते में संगम तक एक पहाड़ी के रास्ते में आते हैं। मंजूर जावेद और डॉक्टर रौफ स्कूलों में औषधीय वाटिका स्थापित करने के लिए जारी अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। स्कूलों के औषधीय वाटिकाएं तैयार करने का कार्यक्रम करीब 5 साल पहले तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने शुरू किया था। डॉक्टर राउफ ने कहा कि हम रोज इस रास्ते से गुजरते थे। हमने इस पूरे इलाके में कई जीवाश्मों को जमा किया और उसकी तस्वीरें भी ली। वहाँ आपको जमीन खोदने की जरूरत भी नहीं है, आपको खुले में ही किसी झाड़ी के नीचे या किसी चट्टान में जीवाश्म मिल जाएंगे। हमें लगता है कि जीवाश्म मौसम की मार के कारण जमीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। मंजूर अहमद ने कहा कि अगर यहाँ खुदाई की जाए तो हमें जीवाश्म का एक बड़ा खजाना मिलेगा जो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंका सकता है। जीवाश्म कितने पुराने हैं यह तो कार्बन डेटिंग से ही पता चलेगा, लेकिन जो शुरुआती जांच हुई है उसके मुताबिक यह ऑर्डवोजियन और डिवोनी काल के बीच के। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान आमतौर पर पाए जाने वाले जीव ब्राउजाला, त्रिपोटिया, क्रिनोडिस, ब्राचियोप्स, कोरल आदि से वो संबंधित है। हालांकि अन्य जीवाश्म वनस्पति और जीवों के लिए साइट का मूल्यांकन करने की बहुत ही आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह खोज बहुत अहम है। यह कश्मीर में ही नहीं धरती पर भी जीव की उत्पत्ति के लिए कई राज खोल सकती है। हमने जीवाश्म स्थल की सुरक्षा के लिए संबंधित प्रशासन को कहा है। इसके अलावा जीवाश्म के अध्ययन में जुटे कश्मीर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से भी बात की है। यह खोज को अध्यापकों ने ही की है जो पेशेवर खोजी नहीं है, शौकिया है। उनकी ये खोज बहुत ही अहम है। पंजशीर घाटी को लेकर तालिबान ने दावा किया है कि उसके आतंकी इस प्रांत के अंदर विभिन्न दिशाओं में दाखिल हो चुके हैं। हालांकि मसूद के समर्थकों ने इसको खंडन किया। तालिबान के कल्चरल कमीशन के सदस्य उन्नामुल्ला संकगनी का कहना है कि तालिबान और पंजशीर के नॉर्दर्न अलायंस के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के आतंकी विभिन्न दिशाओं में पंजशीर में घुस चुके हैं। उन्होंने इसके लिए किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। एजेंसी ने ट्रोलो न्यूज के हवाले से बताया कि समगनी ने कहा कि तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच में वार्ता के दरवाजे खुले हुए। उन्होंने ये भी बताया कि शनिवार को पंजशीर के शेर के नाम से पहचाने जाने वाले अहमद मसूद के एक डेलीगेशन ने काबुल में तालिबान के डेलीगेशन से बात की थी। वहीं दूसरी तरफ मसूद के समर्थकों ने तालिबान के दावे का खंडन करते हुए कहा कि तालिबान का कोई आतंकी घाटी में घुसने में सफल नहीं हुआ। रजिस्ट्रेट फ्रंट डेलीगेशन के प्रमुख अहमद जाहिद ने यह भी कहा कि पंजशीर में तालिबान के साथ फिलहाल कोई लड़ाई नहीं हो रही। गौरतलब है कि तालिबान और मसूद के सदस्यों के बीच पहले दौर की बातचीत 25 अगस्त को हुई। इसी दौरान दोनों की तरफ से दूसरे और तीसरे वार्ता का नतीजा न आने तक एक दूसरे पर हमला न करने की सहमति जताई गई थी। इसका परिणाम तालिबान को भुगतना होगा। जाहिद का कहना है कि वार्ता के सफल न होने पर दोनों ही तरफ से नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने यहाँ पर होने का बहाना मिल जाएगा। इसी बीच अमेरिका ने 2 सेनेटरों से कहा कि पंजशीर को सिक्योर जोन के रूप में हमें देखना चाहिए और इसको स्वीकृत भी करना चाहिए। एजेंसी की खबर के मुताबिक ये भी कहा कि तालिबान ने पंजशीर की तरफ गुलबहार जबल सराज इलाके से आने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की तरफ से 6 महीने में 7 नए अस्पताल बनाए जाएंगे। अस्पतालों में 6,836 आईसीयू बेड बनेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इस बात की मंजूरी दे दी है। सरिता बिहाल, शालीमार बाग, सुल्तानपुरी किराड़ी, रघुबीर नगर, जीटीबी अस्पताल और चाचा नेहरू लाल चिकित्सालय में अस्पताल बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लगभग 10,000 आईसीयू बेड है। नए 6,800 बेड बढ़ाए जाने के बाद आईसीयू बेड की क्षमता में लगभग 70% का इजाफा होगा। यदि कोरोना की लहर आती है तो उस समय लोगों को इलाज में मदद मिलेगी। यदि कोरोना की लहर नहीं आती है तो दिल्ली के लोगों के लिए
स्थायी तौर पर 7,000 नए बेड तैयार हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि केजरीवाल सरकार की तरफ से 7 नए अस्पतालों में 1216.72 करोड़ की लागत से 6,836 नए बेड बनाए जाएंगे। अधिक बेड भी बनाए जा सकते हैं। इसी के अलावा दिन के स्वास्थ्य ढांचे में 70% बेड का इजाफा होगा। 6 महीने के अंदर आईसीयू बेड बनकर तैयार हो जाएगा। यदि कोरोना की लहर आती है तो उस समय लोगों के इलाज में मदद मिलेगी। कोरोना की लहर नहीं आती है तो दिल्ली के लोगों के लिए स्थायी तौर पर अस्पताल की सुविधा मिलेगी। आईसीयू बेड के साथ ऑक्सीजन टैंक का भी इंतजाम किया जाएगा। इससे मरीजों को इन अस्पतालों में हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी। राजधानी में 1 सितंबर को स्कूल खोलने की घोषणा भी हो चुकी है। कई अन्य प्रदेशों में स्कूल खुल गए हैं। राज्यों में स्कूल खोलने की तैयारी है। इसी बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों का चेतावनी जारी की कि स्कूल खुलने के बाद हमें सावधानी बरतनी होगी। इस बारे में एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रमुख और प्रोफेसर डॉक्टर नवनीत वीग ने कहा कि जब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो बहुत सावधानी बरतनी होगी। यह सावधानी उसी तरह हो जैसे बिना कोरोना वैक्सीन लगाए लोग कोरोना को लेकर बरतते हैं। डॉक्टर नवनीत वीग ने कहा कि देश में और अधिक टीके आएंगे और अधिक टीकाकरण किया जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि वैक्सीन अभी को लेनी है। जब तक सभी को टीका नहीं लगाया जाता और लोग सावधानी नहीं बरतते, हम इस देश को कोरोना को खत्म नहीं कर सकते। डॉक्टर नवनीत का कहना है कि यह सही है कि बच्चे घर पर रहते हुए उकता गए हैं, लेकिन हमें उसे बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल जाने में अभी ज्यादा खतरा है। उन्होंने कहा कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। उन्होंने कहा कि बच्चों को अभी भी वैक्सीन नहीं लगी है, ऐसे में और ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। बच्चों का परिवहन, बच्चों को अलग करना और शारीरिक दूरी तय करने जैसे कई मुद्दे तय हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए दूसरा पहलू उनका तांत्रिक संगठनात्मक प्रभाव है। उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन होना चाहिए। साथ ही 1-2 महीने में त्योहारी सीजन आने वाला है। कोरोना बंद दरवाजे का संक्रमण है, ऐसे में धीमी गति से चलना होगा और इन बाहरी गतिविधियों को सावधानी को बढ़ावा देना होगा। अभी खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।